वेलकम स्टूडेंट, इकरा कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। परमाणु मॉडल आ रहा है, वो किसका आएगा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग कि ये कैसा है। बिल्कुल आप लोग बोर्ड पे देखें, ख़ास तौर से जो जितने भी बच्चे अपने 9th क्लास में, उनके लिए ये चीज़ें बहुत शानदार हैं और हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देखें आप लोग, दूसरा जो मॉडल आएगा वो कौन सा आएगा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसको पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप, बात एक ही है। तो देखिए आप लोग, जब हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे ना, तो ये 4 बिंदुओं के आधार पे पढ़ेंगे हम लोग। 4 बिंदुओं के आधार पे। वो देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे इसका, किसने क्या प्रयोग किया था। फिर प्रयोग के बाद में परीक्षण पढ़ेंगे। परीक्षण, किसने क्या परीक्षण लिए थे। परीक्षण का मतलब है कोई चीज़ को कर देखना। जो हमने किया उसमें हमने क्या चीज़ें देखी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण। परीक्षण के बाद में, देखने के बाद में इसने कुछ निष्कर्ष निकाले, वो पढ़ेंगे निष्कर्ष। और जब निष्कर्ष पढ़ लेंगे तो लास्ट एंड फाइनल हम लोग क्या पढ़ लेंगे? इसका परमाणु। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इसके आधार पे लास्ट में उसने अपना मॉडल दिया था, तो उसको कह देंगे परमाणु प्रतिरूप। परमाणु प्रतिरूप। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर, 4 बिंदुओं के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो रदरफोर्ड था ना, इसने प्रयोग करने के लिए एक सोने की पतली पन्नी ली थी। सोने की पतली पन्नी, मतलब जैसे अपना कागज होता है ना, कागज, जैसे कागज की हम लोग मोटाई देखें तो वो बहुत बारीक होता है, उसकी मोटाई। जैसे मान लो अपने पास यहां पर ये कागज है, ये तो इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, और ये जो नोक है वो इसकी मोटाई है। ये जो नोक है ना, नोक, ये बिल्कुल बारीक, ये इसकी क्या है? मोटाई। तो इसने भी क्या किया था? इस प्रकार से पतली पतली का मतलब यहाँ जो आपको मोटाई दिखाई दे रही है ना, इससे भी 100 गुना पतली इसने एक सोने की पन्नी ली थी। 100 गुना पतली। तो आप सोच के देखो कि ये जितना बारीक है ये संरचना, तो कितनी पतली हो गई है। 100 गुना पतली वो पन्नी ली थी, इसलिए उसका नाम क्या है? सोने की पतली पन्नी। अपना प्रयोग करने के लिए उसने किसको चुना था? सोने को चुना था। और सोने को हम लोग साइंस की भाषा में ओरम कहते हैं। इसको AU से लिखा जाता है। जो सोना है ना, उसको साइंस की भाषा में ओरम कहते हैं, और उसको हम लोग किससे लिखते हैं? AU से लिखते हैं। तो प्रयोग के लिए उसने क्या किया था? सोने की पतली पन्नी ली थी। तो इस प्रकार से एक हम लोग पतली पन्नी बना लेते हैं। ये सोने की पतली पन्नी है। फिर इसने क्या किया था? इसके चारों ओर एक पर्दा लगाया था। ये सोने की पतली पन्नी है ना, इस पन्नी के चारों ओर उसने एक इस प्रकार से एक पर्दा लगाया था, एक पर्दा। और ये जो पर्दा था ना, उसको उन्होंने ऐसे ही नहीं छोड़ा। इस पर्दे के ऊपर उन्होंने एक रासायनिक पदार्थ का लेप किया हुआ था। ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे के ऊपर उन्होंने एक रासायनिक पदार्थ का लेप किया था। और वो रासायनिक जो पदार्थ है, बस वही काम का, उसका नाम हमें याद रखना है, और उसका नाम होता है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। तो उसने जो पर्दा लगाया था, उस पर्दे के ऊपर किसका लेप था? जिंक सल्फाइड का। और जिंक सल्फाइड का सूत्र होता है ZnS। फिर उन्होंने क्या किया था? इसकी जो ये बाहर देखो, खोखला जो भाग दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर उन्होंने एक गन रखी थी, एक मशीन रखी थी, जिसमें से कुछ विशेष प्रकार के कण निकल रहे थे। तो वो कण थे हीलियम के नाभिक। हीलियम के नाभिक। तो देखो, इस प्रकार से यहाँ पर एक कोई अवयव था, जैसे अपनी टॉर्च नहीं होती क्या, उस प्रकार का एक अवयव था। इस अवयव में से यहाँ से असंख्य, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, यहाँ से कुछ कणों की, कुछ आयनों की बमबारी की थी। यहाँ से ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ ना, तीर के निशान, ये कुछ आयन है जो जाकर किससे टकराएंगे? इस सोने की पतली पन्नी से टकराएंगे। इसका नाम लिख देता हूँ मैं। ये क्या है? सोने की पतली पन्नी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। तो रदरफोर्ड के जो परमाणु प्रतिरूप है वो हम लोग 4 बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे? प्रयोग। प्रयोग के बाद में परीक्षण। परीक्षण के बाद में निष्कर्ष। और निष्कर्ष के बाद लास्ट में
परमाणु प्रतिरूप। तो फिलहाल हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं, प्रयोग पढ़ रहे हैं इसका। तो प्रयोग करने के लिए उसने क्या किया था, सोने की पतली पन्नी ली थी जिसके चारों ओर उन्होंने एक पर्दा लगाया था और इस पर्दे के ऊपर एक रासायनिक पदार्थ का लेप था। वो पदार्थ क्या है, जिंक सल्फाइड। अब इसके बाद में देखो इन्होंने दूसरे साइड से एक ऐसा यंत्र था जिसमें से कुछ आयनों की इन्होंने बमबारी करवाई थी। ये जो आयन है ना वो हीलियम के आयन है। किसके, हीलियम के आयन। और हीलियम के आयनों को ही हीलियम के नाभिक कहते हैं, हीलियम का नाभिक। और हीलियम का आयन कौन सा होता है, ये होता है He+2। He+2 इसका मतलब ये जो कण जा जाके टकराएंगे वो किसके कण हैं, He+2 के। और He+2 को हम लोग अल्फा कण कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इन कणों को किस नाम से जानते हैं, अल्फा। और इसका लिखने का तरीका ये होता है, ये इसका निशान है, इसको अल्फा के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, अल्फा कण कहते हैं। है तो ये आयन, है तो ये आयन, लेकिन इनको हम लोग कहते क्या है, अल्फा कण। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब उन्होंने यहाँ से ये जो कण इनकी बमबारी का मतलब ये टकराए थे, इससे यहाँ से इन्होंने टकराए थे कि जब बमबारी की थी तो उन्होंने कौन से आयनों का उपयोग किया था, तो वो कौन से आयन थे, हीलियम के आयन थे। हीलियम के आयनों को क्या कहते हैं, अल्फा कण। कि कौन से कणों की बमबारी करवाई, अल्फा कणों की बमबारी करवाई। तो देखो इसका नाम तो कण है लेकिन रियल में ये है क्या, आयन है। ये देखो ध्यान से, है ना। और इस आयन पे कौन सा आवेश है, धनावेश है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया एग्जामों में कि अल्फा कणों के ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो वो कौन सा होता है, He+2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। तो इन अल्फा कणों की उन्होंने क्या करवाई, इसके ऊपर बमबारी करवाई। अब आप लोग समझे, देखो हम लोग इसका क्या पढ़ रहे हैं, प्रयोग। क्या किया इसने, सोने की पतली पन्नी ले ली, चारों तरफ क्या लगा दिया, एक पर्दा जिसके ऊपर इसका लेप था। नाम क्या है इसका, जिंक सल्फाइड। और ये जब दूसरी तरफ से उन्होंने क्या किया, हीलियम के जितने भी आयन थे ना, एक यहाँ पर बंदूक थी स्पेशल प्रकार की जिसमें से हीलियम के आयन जा रहे थे, उनकी बमबारी हो रही थी। किसके ऊपर बमबारी हो रही थी, इस सोने की पतली पन्नी पर। सोने की पतली पन्नी पर क्या हो रही थी, इन कणों की बमबारी हो रही थी। वो कण कौन से थे, हीलियम के आयन थे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हीलियम का नाभिक भी कहते हैं। लिखते हैं किससे से, He+2 से। और He+2 को क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। ये इसका सिंबल है, लिखने का तरीका है। अल्फा कण को इससे लिखा जाता है। तो ये इनका प्रयोग था। अब इस प्रयोग को हम लोग खोल कर लिखते हैं। देखो ये जो हमने पढ़ा ना, ये सोने की जो पतली पन्नी है, पदार्थ चाहे कोई भी हो, ठोस, द्रव या गैस, वो मिलकर किससे बनता है, परमाणु से मिलकर बनता है। इसका मतलब ये जो पन्नी है ना, ये पन्नी भी किससे मिलकर बनी हुई है, परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो हम लोगों ने इससे पहले हमने ये पढ़ा, किसको पढ़ा, थॉमसन को। इसने बताया था कि वो खोखला गोलाकार संरचना है, गोलाकार संरचना है। ये जो परमाणु होता है वो गोलाकार संरचना होती है। ये बात किसने कही थी, थॉमसन ने। इसका मतलब उन्हीं गोलाकार संरचनाओं से फिर इसका निर्माण हुआ है, मिल मिलकर परमाणु से निर्माण हुआ है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग एक इसका सूक्ष्म कण ले लेते हैं। हमने मान लिया कि छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी हुई है, और उन परमाणुओं के लिए इस थॉमसन ने पहले बता दिया कि वो गोलाकार संरचना होती है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इसका एक परमाणु ले लेते हैं। इस पूरी पन्नी को ना लेकर हमने मान लिया कि पन्नी कणों से मिलकर बनी है, मतलब परमाणु से मिलकर बनी है, और वो परमाणु कैसी संरचना है, गोलाकार संरचना। तो हम लोग इसका एक हम लोग क्या ले लेते हैं, एक कण ले लेते हैं। उस कण में जो काम होगा वही इस पन्नी पर काम होगा। जो एक कण में काम होगा, जिसको हम लोग परमाणु कह रहे हैं, वो इस पूरी पन्नी में काम होगा। तो देखो कैसे, यहां मैं इसको अभी एक बार मिटा देता हूं, वापस लिख देता हूं। ये संरचना हम लोग यहां बना रहे हैं कि कैसे बनेगी। देखिए आप लोग, हमने मान लिया कि ये जो पन्नी है ना, वो किससे मिलकर बनी है, परमाणु से मिलकर बनी है। तो हम लोग यहां पर एक परमाणु बना लेते हैं इस प्रकार से कि मान लो ये एक परमाणु है, और ये इसका हमने मान लिया कि ये इसका सेंटर का भाग है, ऐसे। अभी फिलहाल मान लिया ये क्या है क्या नहीं, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। इस प्रकार से ये संरचना, ये जो पतली पन्नी है ना, वो इसी प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी है, असंख्य संरचनाओं से मिलकर बनी है। तो उन्होंने क्या किया था, इस पतली पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की थी। मतलब इस परमाणु पे ही बमबारी हो रही थी, किसकी, इन कणों की। तो हम यहाँ पर ये कण बना देते हैं। देखो ये कण इस प्रकार से, मतलब ये कण पन्नी से टकरा रहे हैं,
मतलब किससे टकरा रही है? ये परमाणु से टकरा रही है। ये जो संरचना मैंने बनाई है केवल एक परमाणु है। जो काम इस परमाणु में होगा वो का वही पूरा काम इस पतली पन्नी में हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने देखो अल्फा कणों की बमबारी की थी। ये जो कण है ना, वो कौन से कण है? अल्फा कण। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था? सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। सोने की पतली पन्नी का मतलब वो पन्नी किससे मिलकर बनी हुई है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो हम उनमें से हमने क्या कर लिया? एक परमाणु को बना लिया इस प्रकार से कि वो इसके ऊपर बमबारी हो रही है। ये जो कण मैं टकरा रहा हूँ ये कौन से कण है? ये हीलियम के नाभिक है, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? He+2 से, जिसको कहते हैं क्या हम लोग? अल्फा कण। तो ये तो उनको क्या था? एक प्रयोग था। प्रयोग में उन्होंने क्या किया? सोने की पतली पन्नी ले ली थी, उसके चारों उन्होंने एक पर्दा लगाया था जिसके ऊपर इसका लेप था। फिर इस सोने की पतली पन्नी पर उन्होंने एक विशेष प्रकार के कणों की बमबारी करवाई थी। वो कण कौन से हैं? अल्फा कण। और रियल में ये अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के आयन होते हैं। नाम तो इनका कण है लेकिन रियल में ये है क्या? हीलियम। तो ये उनका क्या था? रदरफोर्ड का प्रयोग। तो इसका प्रयोग क्या हो गया? कंप्लीट। अब देखो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये 4 पद के आधार पे, 4 बिंदुओं के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला तो प्रयोग तो इसका कंप्लीट हो गया। किसका? रदरफोर्ड का। अब प्रयोग के बाद में उसने क्या देखा? प्रयोग करने के बाद में क्या देखा? देखने को हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण। देखने के बाद में हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण। तो दूसरी चीज हम लोग ये पढ़ते हैं। प्रयोग तो इसका कंप्लीट हो गया, अब इसका क्या पढ़ते हैं? परीक्षण। किसने देखा क्या? तो देखो ध्यान से, इसने क्या देखा वो बताता हूं। जो काम यहाँ होगा वही काम इस चित्र में होगा। तो केवल हमें यहाँ से समझना है, इसकी कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इसी का ही हमने बहुत सूक्ष्म भाग ये लिया। जो काम यहाँ होगा वो पूरी सोने की पन्नी में होगा। तो ये तो हो गया इसका प्रयोग। प्रयोग के बाद में देखो इसका परीक्षण। परीक्षण में उसने क्या देखा कि इसके जितने ये कण जो पन्नी से टकरा रहे हैं, मतलब परमाणु से टकरा रहे हैं, इनमें से अधिकतम कण तो इस परमाणु के आर पार निकल गए। अधिकतम कण तो इस परमाणु के इस प्रकार से आर पार निकल गए। आर पार का मतलब बिल्कुल सीधे के सीधे निकल गए। उनके मार्ग में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं आया, वो बिल्कुल सीधे के सीधे निकल गए इस प्रकार से। और कुछ कण जो बीच में जा रहे थे, देखो ये हमने पूरा परमाणु बनाया था। इस परमाणु के हमने मान लिया कि ये कुछ कण हैं जो इसके लगभग बीच में जा रहे हैं। तो ये जो कण जो लगभग बीच में जा रहे थे ये बीच वाले भाग से टकराए, बीच वाले भाग से कुछ टकराए, और टकरा कर इन्होंने क्या कर लिया? अपना मार्ग बदल लिया। ये अपने मार्ग से विचलित हो गए। ऐसे यहाँ पर देखो मैंने ये कण भी बनाया, ये भी लगभग मध्य में टकराया, पूरा मध्य में नहीं, लगभग मध्य में। और टकराने के बाद में क्या हो गया? ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। और तीसरा देखो ये जो कण है ना, ये लगभग 20,000 है। कितने हैं? 20,000। इस 20,000 में से एक कण ऐसा भी था, देखो जो मैं बना रहा हूं, ये एक कण ये ऐसा भी था जो इस परमाणु के लगभग बीच वाले भाग से टकराया। इस बीच वाले भाग के एकदम बीच में टकराया। और टकराने के बाद में ये जिस रास्ते से गया था ना, टकराने के बाद में वापस उसी रास्ते पर ये लौट कर आ गया 180 डिग्री के कोण पर। 180 डिग्री के कोण पर। कितने में से? 20,000 में से 20। ये कण कितने माने हमने? 20,000। 20,000 कणों में से उसने देखो क्या देखा? उसने 3 चीजें देखी जो हमने यहां पर देखी। उसने क्या क्या देखा? देखो एक तो उसने ये देखा, परीक्षण में देखो इसने क्या देखा? इसने 3 चीजें देखी जो हमें चित्र में दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो क्या दिखाई दे रही है कि इतने कण जो इसने लिए थे इसमें से अधिकतम कण देखो आर पार चले गए। अधिकतम कण आर पार चले गए किसके? परमाणु के। तो इसका पहला परीक्षण का मतलब होता है देखना। पहले प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में परीक्षण आता है। जैसे मान लो इस पेन के साथ हम लोग एक प्रयोग करें, है ना। इस पेन को देखो मैंने ऊपर फेंका, तो ये तो प्रयोग है। ये तो क्या है? प्रयोग। और कुछ देर बाद में हम लोग जो देखते हैं वो क्या बन जाता है? परीक्षण। पेन को ऊपर फेंका तो ये तो अपना क्या हो गया? प्रयोग। अब परीक्षण क्या है? हमने क्या देखा?
हमने ये देखा कि पेन पहले तो ऊपर गया और उसके बाद में नीचे आया, वो इसका क्या हो गया, प्रेक्षण। जो चीज़ें प्रयोग के बाद में देखी जाती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेक्षण। तो प्रयोग तो ये बमबारी की। अब उसने देखा क्या, तो देखो उसने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहली चीज़ उसने क्या देखी कि देखो अधिकतम कण क्या निकल गए, आर पार। तो पहला जो इसने प्रेक्षण में देखा वो संरचना ये देखी कि अधिकतम कण परमाणु के आर पार निकल गए, परमाणु के आर पार निकल गए। ये इसने पहली बात देखी, अधिकतम कण क्या हो गए, परमाणु के आर पार निकल गए। अब देखो कुछ कण जो लगभग बीच में जा रहे थे, एकदम नहीं, लगभग बीच में जा रहे थे, वो बीच में थोड़े से टकराए और टकराने के बाद में अपने रास्ते से क्या हो गए, विचलित हो गए। तो ये उसने पहला उसने क्या देखा कि अधिकतम कण तो सीधे निकल गए और कुछ कण जो लगभग बीच में जा रहे थे उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, मतलब वो मध्य भाग से टकराए और टकराने के बाद में प्रतिकर्षित हुए थोड़े से। तो इसने ये दूसरी चीज देखी, क्या देखी कि कुछ कण लगभग बीच वाले भाग से टकराए, लगभग मध्य के भाग से टकराए, टकराकर क्या हो गए, अपने मूल रास्ते से विचलित हो गए, मतलब प्रतिकर्षित हो गए, विचलित हो गए, विचलित मतलब आर पार नहीं गए, वो विचलित, अपना रास्ता भटक गए, जाना सीधा था लेकिन इधर उधर चले गए, विचलित हो गए। और तीसरा जो प्रेक्षण था वो तो बहुत ही शानदार था। क्या था, 20,000 में से केवल एक कण ऐसा था, केवल एक कण ऐसा था जो इस परमाणु के एकदम बीच में गया, एकदम बीच में, और बीच वाले भाग से टकराकर वो वापस उसी रास्ते पर लौट आया। कितने कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर, मतलब 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक कण। कौन सा कण, एल्फा कण, क्योंकि ये सारे कण एल्फा ही हैं, ये सारे कण एल्फा है, एल्फा कण एकदम मध्य भाग से टकराया, मध्य भाग से टकराकर पुनः उसी रास्ते पर लौटे गया, पुनः उसी रास्ते पर लौट गया। कौन से रास्ते पर, जिस रास्ते से वो आया था, देखो वो इधर से आया और यहाँ टकराने के बाद में वापस यहाँ से लौट गया। तो इसके क्या हो गए, प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब उसने क्या देखा, तो पहले तो उसने प्रयोग किया, उसके बाद में उसने 3 चीजें देखी, जो देखी उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षण। तो सबसे पहले उसने क्या देखा कि देखो ये अधिकतम कण तो क्या हो गए, सीधे के सीधे निकल गए आर पार, और कुछ कण जो लगभग बीच में जा रहे थे, लगभग बीच में जा रहे थे, वो मध्य भाग से टकराए और टकराने के बाद में क्या हो गए, अपने रास्ते से विचलित हो गए। विचलित होने का मतलब होता है प्रतिकर्षित हो गए। फिर इसके बाद में देखो 20,000 में से एक कण ऐसा भी था जो एकदम बीच वाले भाग से टकराया और बीच में टकराया, और टकराने के बाद में उसी मार्ग पर लौट गया जिस मार्ग से वो आया था, और कितने कोण पर लौटा, 180 डिग्री के कोण पर लौटा। तो ये उसने क्या देखे, 3 बिंदु देखे, जिनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रेक्षण नाम दे दिया। जो चीज़ हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेक्षण। तो ये 3 उसके क्या थे, प्रेक्षण। उसके किसके, हम लोग रदरफोर्ड को पढ़ रहे हैं, तो ये रदरफोर्ड के क्या थे, प्रेक्षण थे। अब प्रेक्षण के आधार पर उसने क्या निकाले, निष्कर्ष। प्रेक्षण के आधार पर उसने क्या निकाले, निष्कर्ष। तो इसके निष्कर्ष केवल 2 ही थे। ये जो बिंदु है ना तीनों, ये जो प्रेक्षण है, इसके आधार पर उसने क्या निकाले, निष्कर्ष। तो देखो निष्कर्ष क्या थे, पहला निष्कर्ष। अच्छा एक चीज देखो आप लोग, ये सारे के सारे कण क्या चले गए, इसके अंदर से बिल्कुल सीधे गुजर गए। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है और ये सामने बोर्ड है, अगर मैं इस पेन को यहाँ से टकराऊं तो ये आर पार चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। लेकिन यदि मान लो यहाँ पर कोई गेट होता है या कोई खोखला भाग होता, अगर मैं इस पेन को फेंकता तो वो बिल्कुल आर पार
चला जाता। इसका मतलब ये देखो, ये कण आर पार गए कि नहीं गए। तो बात आती है ये कण आर पार कब जाएंगे। इसका मतलब इसका ये अधिकतम भाग क्या है, खोखला है। कोई चीज़ आर पार तभी जाती है जब वहाँ पर कोई चीज़ खोखली हो, वहाँ पर उसको जगह मिले। जैसे मान लो कोई दीवार है, वहाँ से हम लोग बॉल को ऐसे फेंके, तो वो क्या दीवार के आर पार निकल जाएगी क्या, नहीं निकलेगी, वो टकरा कर वापस आ जाएगी। लेकिन यदि वहाँ पर कोई मान लो कोई खिड़की है, कोई दरवाजा है, वहाँ से यदि हम लोग बॉल को ऐसे फेंके तो बिल्कुल वो पार चली जाएगी। इसका मतलब कोई चीज़ पार जाएगी कब, जब उसको बीच में जगह मिलेगी। तो ऐसे देखो ये कण भी तो आर पार चले गए। अब बात आती है आर पार कब जाएंगे। इसका मतलब यहाँ ये जितनी भी जगह है ना, वो सारी की सारी कैसी है, खोखली है। सारी की सारी कैसी है, खोखली। तो इस प्रेक्षण के बाद में ये जो प्रेक्षण दिखाई दे रहा है ना, ये प्रेक्षण, इस प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निकाला, निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि सारे के अधिकतम कण क्या हो गए, आर पार हो गए। आर पार हो गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है। इसका मतलब ये हुआ परमाणु का अधिकतम भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ये बात किसने कही, रदरफोर्ड ने। किसके आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। देखो प्रेक्षण में उन्होंने देखा था कि अधिकतम कोण आर पार निकल गए परमाणु से। तो आर पार कब निकलेंगे, जब उसका भाग कैसा होगा, खोखला। तो ये बात उन्होंने अपने निष्कर्ष में पहली लाइन उन्होंने क्या बताई कि परमाणु का अधिकतम भाग कैसा होता है, खोखला। और जो दूसरा उनका निष्कर्ष था वो यही था, देखो ध्यान से, ये जितने भी कण है ना, इन कणों पे कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। तो ये जो प्लस वाले भाग है वो बीच में जाकर क्या हो गया, प्रतिकर्षित। अब बात दिमाग में ये आती है कि प्रतिकर्षित कोई चीज़ कब होती है, जब आवेश समान होता है। माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करता है और प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता है। तो देखो इन कणों पे हमें पता है पहले से कौन सा आवेश है, प्लस, और ये लगभग जब बीच वाले भाग से टकराए तो ये क्या हो गए, प्रतिकर्षित। ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रतिकर्षित हुआ है। इसका मतलब ये जो बीच वाला भाग है, इस भाग के ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश है। वो किससे पता चलता है, इन कणों से पता चलता है कि ये कण जब बीच में गए तो क्या हो गए, प्रतिकर्षित। और हमने पढ़ी हुई ये सारी चीज़ें कि समान को प्रतिकर्षित करता है। और इन कणों के ऊपर कौन सा आवेश है, प्लस। प्लस यहाँ जाकर प्रतिकर्षित हो रहा है। इसका मतलब ये जो बीच वाला भाग है एकदम, इस बीच वाले भाग पर कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। तो इसके बाद में परीक्षण के आधार पर उनका दूसरा निष्कर्ष यही था कि जो परमाणु का मध्य भाग है ना, परमाणु के मध्य भाग में, मध्य भाग धनावेशित होता है, धनावेशित होता है। तो ये उनके दो क्या थे, निष्कर्ष थे। किसके आधार पे थे ये निष्कर्ष, प्रेक्षण के आधार। पहले क्या किया था उन्होंने, प्रयोग के बाद में उन्होंने क्या लिए, प्रेक्षण के बाद में उन्होंने क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले। और निष्कर्ष कितने निकाले, ये दो। किसके आधार पर, इन तीन बिंदुओं के आधार पर। और फिर लास्ट में जो चौथा था, लास्ट में जो इसका चौथा जो भाग था उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसका परमाणु प्रतिरूप। तो इस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने अपना क्या बनाया था, परमाणु प्रतिरूप। तो आप पढ़ेंगे इनका, क्या पढ़ेंगे, चौथा बिंदु क्या है, परमाणु प्रतिरूप। किसके आधार पर दिया था ये परमाणु प्रतिरूप, पहले प्रयोग किया, प्रयोग के बाद में प्रेक्षण के बाद में निष्कर्ष। तो अब देखो उन्होंने क्या कहा था परमाणु पर, कि परमाणु कैसा दिखाई देता है, उनके अंदर जो कण ये होते हैं, जो भी हमने पढ़े, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो उनके आधार पर इन्होंने क्या कहा, देखो उन्होंने ये कहा था परमाणु के लिए, अपने परमाणु प्रतिरूप में, परमाणु प्रतिरूप में। तो देखो परमाणु प्रतिरूप में उनका पहला जो बिंदु था वो क्या था, उन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु होता है ना, वो इस प्रकार से एक गोलाकार संरचना होती है, गोलाकार खोखला भाग होता है, ये परमाणु खोखला भाग होता है, जिसका जो मध्य भाग होता है, परमाणु का जो मध्य भाग होता है, इस मध्य भाग के ऊपर इसका संपूर्ण धनावेश पाया जाता है, संपूर्ण धनावेश पाया जाता है। और ये जो धनावेशित भाग है, इनका नाम ही उन्होंने नाभिक रखा था। क्या रखा था, नाभिक, परमाणु का नाभिक। इसका मतलब परमाणु के नाभिक की खोज किन्होंने की थी, रदरफोर्ड ने। हमने पढ़ा था कि इसके अंदर देखो ये जो इसका मध्य का भाग कैसा है,
धनावेश। तो हमें किससे पता चला था? परीक्षण से पता चला। तो इन्होंने ये कहा था कि ये जो धनावेशित भाग है ना, इस धनावेशित भाग का नाम ही क्या है? नाभिक है। तो ये उनका पहला परमाणु प्रतिरूप का बिंदु था। कौन सा था? कि ये देखो, इसको मिटा देते हैं, मिटा कर लिख देता हूं। देखिए आप लोग, क्या कहा था उन्होंने कि जो परमाणु होता है ना, उसका जो मध्य भाग है उसके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश, जिसको क्या कहते हैं? नाभिक। ये उनका क्या था? परमाणु प्रतिरूप का पहला बिंदु। क्या था? परमाणु जो भी है, उस परमाणु का जो मध्य भाग है, मध्य भाग, इस मध्य भाग के ऊपर उस परमाणु का समस्त धनावेश पाया जाता है। समस्त धनावेश, जिस भाग का नाम क्या होता है? नाभिक होता है। इस भाग का नाम क्या होता है? नाभिक। ये बात किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इसका मतलब नाभिक जो है, इसकी खोज फिर किसने कर दी थी? रदरफोर्ड ने कर दी। फिर उन्होंने क्या था? कहा था कि ये जो नाभिक है ना, इस नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ होते हैं। इस प्रकार से निश्चित वर्ताकार पथ होते हैं। ये जो पथ है ना, पथ, ये गोलाकार मार्ग है, वर्तुल मार्ग, वर्तुल मार्ग, जिसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी, इन सब में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। और भी हम लोग इसके चारों ओर बना सकते हैं। तो दूसरा जो इनके परमाणु प्रतिरूप का बिंदु था वो क्या था? पहला क्या था? परमाणु का जो मध्य भाग है, बिल्कुल बीच वाला भाग, इसके ऊपर क्या पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है। इस भाग का नाम उन्होंने क्या रख दिया था? नाभिक। फिर उन्होंने कहा था कि इस नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ होते हैं। कैसे पथ होते हैं? वृत्ताकार पथ होते हैं। ये बात किसने कही थी? रदरफोर्ड ने। और ये जो वर्ताकार पथ होते हैं ना, इन पथों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये जो वर्ताकार पथ है, इनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती है? वर्ताकार पथ, वर्ताकार पथ। और इन वर्ताकार पथों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन जो पाए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो वर्ताकार पथ है ना, इसमें लगातार गति करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार मार्ग पर, वर्ताकार मार्ग पर लगातार गति करते रहते हैं। लगातार, ये नाम बिल्कुल दिमाग में रखना है। लगातार का मतलब ये कभी नहीं रुकते, लगातार गति करते रहते हैं, करते हैं। तो ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो इन 4 बिंदुओं के आधार पे, पहला प्रयोग, फिर परीक्षण, फिर निष्कर्ष, और लास्ट में क्या है? परमाणु प्रतिरूप। तो परमाणु प्रतिरूप में उसके ये मूलभूत बिंदु है। सबसे पहला बिंदु क्या था? परमाणु का जो मध्य भाग है वो कैसा है? उसके ऊपर संपूर्ण धनावेश है, जिसको क्या नाम दे दिया गया था? नाभिक। उसके बाद में उन्होंने बताया था कि ये नाभिक है ना, चारों ओर इसके वर्ताकार पथ पाए जाते हैं, गोलाकार रास्ते पाए जाते हैं। गोलाकार रास्ते या वर्ताकार पथ, इन पथों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, वो लगातार क्या करते हैं? गति। लगातार गति का मतलब ये इधर उधर नहीं, ये जो वर्ताकार पथ है ना, इन्हीं के ऊपर लगातार गति करते रहते हैं। तो ये हमने किसको पढ़ा? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ा। तो ये इनका परमाणु मॉडल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो रदरफोर्ड है, इनके बाद में कौन आया? बोर। तो बात ये आती कि बोर को आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो रदरफोर्ड है, इनके परमाणु मॉडल में क्या थी? कमियां, और उन कमियों को दूर किसने किया था? बोर ने। तो हम लोग अब इसके बाद में हम लोग अगला जो लेसन पढ़ेंगे वो यहीं से पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, सभी के लेसन यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल। तो 9th क्लास के मैं पहले लेसन शुरू कर रहा हूँ। पहला लेसन कौन सा? परमाणु संरचना, जिसमें आज हमने ये सारा टॉपिक पढ़ा है। इसके बाद में जो पढ़ेंगे हम लोग, अगला जो क्लास अपनी होगी उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड की कौन सी कमियाँ थी और उन कमियों को किसने दूर किया था? बोर ने दूर किया था। उन सबको पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। वाप जी।